हरदोई में लफ्जियात का मामला। हिंदू बन युवती को जाल में फंसा, मंदिर में की शादी, धर्म परिवर्तन के लिए जुटा जिहादी। पुलिस कार्रवाई पर नजर आई खानापूर्ति। मुजफ्फरनगर में जिहादी अपनी हरकतों से नहीं आ रहे बाज। हिंदुओं के नाम से चलाए जा रहे थे होटल ढाबे। जिला प्रशासन आए हरकत में, ऐसे होटल ढाबों को चिन्हित कर किया गया बंद। चंदौली में राष्ट्रीय पक्षी मोर बन रहा शिकारियों का निवाला। सुदर्शन की टीम ने सच को किया उजागर। चंद रुपयों के लिए राष्ट्रीय पक्षी का सौदा, डीएफओ ने लिया संज्ञान, कार्रवाई जारी। यूपी की राजधानी पानी पानी, आधे घंटे की बारिश से बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन की खुली पोल, सड़कें फुटपाथ जलमग्न। जल भराव से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी। तमिलनाडु में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। जिहादी शफीक ने राष्ट्रीय ध्वज पर किया पेशाब। का फोटो ट्विटर पर पोस्ट। जिहादी के विरुद्ध कई धाराओं में एफआईआर दर्ज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पर सुरसा थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी रोहन अली कई वर्षों से दिल्ली में रह रहा था। वहीं अपना नाम बदलकर इंस्टाग्राम पर आईडी विक्रम यादव हिंदू बनाकर चला रहा था। इस बीच एक दिल्ली की हिंदू लड़की इंस्टाग्राम पर जुड़ गई और धीरे धीरे लड़के ने हिंदू लड़की का मोबाइल नंबर लिया तो वे लड़की से बात करने लग गया। लड़की रोहन अली के प्यार में फंस गई और फिर लड़के ने हिंदू बनकर लड़की के माता पिता को हिंदू नाम बताकर हिंदू रीति रिवाज से एक मंदिर में शादी कर ली। और रोहन अली लड़की को लेकर रामपुर चला आया, जहां उसने मौलवी को बुलवाकर धर्म परिवर्तन कराना चाहा, जिसकी जानकारी बजरंग दल को हुई और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लड़की के पिता से फोन पर बात की तो जानकारी हुई मेरी लड़की को मुझसे हिंदू नाम विक्रम यादव बताकर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ले गया है और मुझसे झूठ बोला और मेरी लड़की को फंसा लिया। अब हिंदू लड़की का पिता अपनी बेटी की घर वापसी की मांग कर रहा है। इसके बारे में विश्व हिंदू परिषद संगठन के प्रांत उपाध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा है कि अगर कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई तो वह विरोध प्रदर्शन और आंदोलन भी करेगा। सुरसा थाने के रामपुर गांव में जो धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा था वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सक्रियता के नाते रुक गया। इस प्रकार की घटनाएं आए दिन हो रही हैं और इसमें हिंदुओं को सचेत होने की आवश्यकता है। प्रशासन जो है कुछ भी अपने स्तर से करने का प्रयास नहीं करता है। हरदोई जनपद में भी अनेक लव जिहाद की, लैंड जिहाद की और अवैध गौमांस की बेचने की और गौकशी की अनेक घटनाएं हो रही हैं। पूरा प्रकरण हुआ, किस लिए थाने लाए? उधर यूपी में जिहादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अलग अलग रूप में जिहाद को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। दरअसल मुजफ्फरनगर ऐसा जनपद है जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बसा है। देवभूमि उत्तराखंड जाने वाले तीर्थयात्री अधिकांश इसी मार्ग NH 58 से होकर जाते हैं। इसी मुख्य मार्ग पर जिहादियों के द्वारा तीर्थयात्रियों को भ्रमित करने के लिए हिंदू देवी देवताओं के चित्र लगाकर और हिंदू नाम से लगातार होटल ढाबे चलाए जा रहे थे, जहां तीर्थ यात्रा से अवैध वसूली और अभद्रता की घटना की सूचनाएं लगातार मिल रही थी। सुदर्शन न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया, जिसके बाद हिंदू संगठन इस मामले में सक्रिय हो गए, जिसके चलते जिला प्रशासन हरकत में आया और ऐसे सभी होटल ढाबों को चिन्हित कर उन्हें बंद किया जा रहा है, जिससे हिंदू व्यापारियों में खुशी की लहर है तो वहीं साथ ही तीर्थयात्रियों की सुरक्षा में भी इजाफा हुआ है। प्रशासन ने सभी होटल और ढाबा संचालकों को चेतावनी देते हुए निर्देशित किया है कि जो भी ढाबा चला रहा है उस पर अपना नाम और GST नंबर लिखना अब अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति नाम बदलकर ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं चलाएगा।
देखिए, ये घटना पिछली बार प्रकाश में आई थी कांवड़ यात्रा के दौरान। तो इस बार सारे होटल जितने भी थे उनकी मीटिंग की गई और उनको निर्देशित किया गया कि इस तरह की कोई घटना नहीं रहेगी कि आपका नाम कुछ भी है और आप डिस्प्ले कुछ भी कर रहे हैं। जो आपका नाम है वही डिस्प्ले करिए, और उसके अलावा जो भी कांवड़ मार्ग में मीट मांस मछली की दुकान है वो सब 1 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक उनको निर्देशित किया है कि बंद रहेंगे। इसकी वजह ये है कि सब जानते हैं जा रहा है, यहाँ से हमारे कई सारे तीर्थ स्थान है जिस पे हमारे काफ़ी सारे टूरिस्ट भाई भी आते हैं। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे होटल हैं, उस होटल पे सभी अपना अपना होटल चला सकते हैं, लेकिन कुछ हिदायत ऐसी है प्रशासन की तरफ से कि प्रशासन द्वारा ये सामने आया है कि जो होटल मालिक है वो खुद ना होके किसी और को होटल चलवा रहे हैं। तो प्रशासन के साथ ये आदेश आया है कि आप अपना खुद का नाम डालें, और कुछ हिंदू देवी देवताओं के नाम से कुछ और लोग हैं जो उस चीज़ को अपना मतलब गैर बिरादरी है या जो भी चीज़ है गैर हिंदू हैं जो अपना नाम ना देके अपने हिंदू देवी देवताओं का पोस्टर लगा रहे हैं, उनका नाम यूज़ करके होटल चला रहे हैं। तो प्रशासन अब उस चीज़ को थोड़ा चिन्हित कर रहा है, और हमें भी यही हिदायत दी गई है कि इस चीज़ को आप भी अपना नाम बाहर लगाएं, यहाँ होटल मालिक कौन है, स्टाफ कौन है, सारी चीज़ करके। तो जो भी ये फैसला है प्रशासन द्वारा है, हम इस चीज़ को मान रहे हैं। और खबर जनपद चंदौली से है, जहां पर सुदर्शन न्यूज चैनल ने राष्ट्रीय पक्षी मोर के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किए जाने का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया था। और बताते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए चकिया वन्य विभाग पहुंची सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम को मोर के शिकार के प्रश्न पर किसी भी अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया, और ना तो विभाग छोड़ संबंधित अधिकारी मौके से गायब हो गए। लेकिन सूत्रों के आधार से तथ्य सामने आया है कि संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से शिकारियों के द्वारा वन्यजीव जंतुओं की तस्करी का बड़ा गोरखधंधा पनप रहा है। सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आखिरकार सच को साबित करके दिखाया है। सच कड़वा है, लेकिन ये सच वन्यजीव जंतुओं की तस्करी की पुष्टि करता है। सुदर्शन न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन से ये तथ्य सामने आया कि राष्ट्रीय पक्षी मोर को पकड़कर शिकारियों के द्वारा उन्हें चंद रुपयों के लालच में बेच दिया गया, और मोर का मर्डर करके उसके गोश्त को लोग निवाला बना रहे हैं। इस गोरख धंधे में संबंधित महकमे के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ ही शिकारियों की भूमिका उजागर हुई है। हालांकि राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार किए जाने के प्रश्न पर डीएफओ ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वीडियो जो अभी मिला है आपके चैनल से प्राप्त हुआ है, इस पर हम लोग विधिक कार्रवाई किए हैं। इसकी जांच एसडीओ चकिया द्वारा की जा रही है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जांच की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के तहत जो भी उचित होगा एसडीओ चकिया जांच कर रहे हैं, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। और इधर राजधानी लखनऊ में आधे घंटे की बारिश ने जिला प्रशासन की पोल पूरी तरह से खोल कर रख दी है। पूरे शहर में सड़कें फुटपाथ जलमग्न हो गए हैं, तो वहीं नदी नालियां भी पूरे उफान पर हैं। बता दें कि कानपुर रोड स्थित आशियाना कॉलोनी और एलडीए कॉलोनी का हाल सबसे बुरा नजर आया। आधे घंटे में ही पानी लोगों के घरों में घुस गया, और बारिश बंद होने के बाद ही जल भराव होने लगा। विभागों के भ्रष्टाचार का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि स्मृति उपवन चौराहे के निकट सीवर के लिए खोदी गई सड़क बनने के बाद फिर से धंस गई, और एक बाइक सवार अपनी बाइक समेत सीवर में गिर गया, जिसे राहगीरों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला है। गौरतलब है कि जल भराव के कारण स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। यह हाल तब है जब स्थानीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह और स्थानीय सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर पिछले 1 वर्ष से लगातार इस विषय में सभी विभागों के साथ बड़ी बड़ी बैठक करके दिशा निर्देश दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री और विधायक के प्रतिनिधि लोगों की मदद के लिए दौड़ते नजर आए। इसमें मेजर इश्यूज आए हैं जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। एक जल द्वारा और जल निगम द्वारा एक सीवर पाइपलाइन और उसके जो गटर था आस पास उसका बैठ गया और वहाँ पे एक एक्सीडेंट भी हुआ है। उसको लेकर पानी सब करके उसको निकालते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ सेक्टर पे पूरा पानी भरा हुआ है। बारिश बंद हुए लगभग 2 से 3 घंटा हो चुका है और सारा पानी जमा होकर यही हमारे घर मारी आ रहा है। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही इस विषय पर। 2024 का चुनाव बहुत जल्दी आने वाला है और यही जल समस्या जो है, जल भराव की समस्या, यही सरकार को ले डूबेगी। ये आज की समस्या नहीं है, ये 20 वर्षों से पानी जल भराव यहाँ पर हो रहा है और बहुत बड़ी समस्या है। ये केंद्रीय समस्या, ये यहाँ लोकल समस्या नहीं है और बहुत
किशोर जी, सभी लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, पूरा नगर निगम लगा हुआ है। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर विधुनी थाना क्षेत्र के बकोली गांव में 3 दिन पहले प्रधान पति की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना का खुलासा पुलिस ने किया और हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या करने वालों ने पुलिस को बताया कि प्रधान पति के आए दिन गाली गलौज से तंग आकर घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल प्रधान सरोज पांडे के पति राम पांडे की हत्या कर दी गई थी। डीसीपी दक्षिण रविंद्र कुमार ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक के पड़ोस में रहने वाले प्रमोद दुबे से पुराना विवाद था। मृतक राम पांडे आए दिन प्रमोद और उनके परिवार से गाली गलौज किया करते थे, जिसका कई बार प्रमोद ने विरोध भी किया, मगर उसके बावजूद भी आए दिन प्रधान पति की दादागिरी से उनका पूरा परिवार तंग आ चुका था, जिसके बाद प्रमोद दुबे उनके सहयोगियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल अभी तक इस हत्याकांड में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी की तलाश जारी है। थाना विधुनु पर 3 जुलाई 2023 को एक मुकदमा पंजीकृत गया था, जिसमें 147, 48, 49, 352, 302 आईपीसी के मुकदमे पंजीकृत किए गए थे, जिसमें से 4 लोग नामजद थे और 3-4 व्यक्ति अज्ञात थे। जो वादी हैं उनके द्वारा तहरीर दी गई थी, उनमें बताया गया था कि इनके पिता की हत्या जो है वो प्रमोद, कल्लू, गोरे और प्रतीक और इनके साथी के द्वारा कर दी गई। उक्त घटना में हमारी सर्विलांस टीम, थाना पुलिस की टीम, मुखबिर और स्वाट टीम सब लोग लगे हुए थे और इसमें जो 3 अभियुक्त जो नामजद थे उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है, माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। जो चौथा अभियुक्त है प्रतीक, वो भी हमारे कब्जे से फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगी हुई है। इसके साथ में जो अज्ञात में लोग हैं उनके बारे में पता लगाया जा रहा है और जो भी फोरेंसिक टीम जो मौके पे गई थी उसके द्वारा भी जो साक्ष्य इकट्ठा किया गया है, इसमें फील्ड यूनिट और जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको सब इकट्ठा किया गया है और इनके द्वारा भी घटना कारित करना स्वीकार किया गया है। उसके आधार पे जो है इसमें माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और विवेचना प्रचलित है। जो भी इसमें साक्ष्य अभी प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर इसमें और भी अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। उधर महाराष्ट्र के ठाणे में सामुदायिक पहल और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण की बड़ी पहल देखने को मिली है। बता दें कि अंबरनाथ निवासी और आनंद नगर MIDC और अंबरनाथ स्टेशन के बीच लोक नगरी के सड़क पर निर्भर यात्री लंबे समय से जर्जर सड़क से परेशान में हैं और जहां पर सड़क पर गड्ढे हैं, न केवल असुविधाएं कर रहे थे बल्कि वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षा जोखिम बना रहे थे। वहीं स्थानीय ऑटो रिक्शा चालकों ने आगे आकर पहल की और अपने संसाधनों को एकत्रित करते हुए स्वेच्छा से सड़कों के गड्ढों को ठीक करने का कार्य किया। ऑटो रिक्शा चालकों ने बारिश के बीच अथक परिश्रम किया। आनंद नगर MIDC से अंबरनाथ स्टेशन तक के गड्ढों को भरा और समतल किया। यहाँ उनके प्रयासों से न केवल सड़क की स्थिति में सुधार हुआ बल्कि उन नागरिकों और यात्रियों को भी राहत मिली जो लंबे समय से उबड़ खाबड़ सवारी और गड्ढों के कारण होने वाली असुविधा को झेल रहे थे। उधर असम के जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र के कटाव प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिब्रूगढ़ को हर तरह के कटाव से बचाना होगा। उन्होंने कहा कि IIT गुवाहाटी के विशेषज्ञ डिब्रूगढ़ में कटाव को रोकने के लिए स्थायी उपाय करने के लिए जल संसाधन विभाग के आह्वान पर अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ रिपोर्ट के आधार पर अगले साल नवंबर में स्थायी रोकथाम के उचित उपाय करने की बात कही गई है। असम के जल संसाधन मंत्री ने जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण होने वाले कटाव संभावित स्थलों का दौरा किया। वहीं शहर के पास कटाव के मुद्दे को बहुत चिंताजनक और महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर डिब्रूगढ़ शहर को बचाया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि IIT गुवाहाटी की रिपोर्ट के आधार पर जल संसाधन विभाग नवंबर-दिसंबर में डिब्रूगढ़ शहरी क्षेत्र के लगभग 2 किलोमीटर हिस्से में कटाव को रोकने के लिए गार्ड वॉल और अन्य ठोस उपाय का काम करेगा। उधर बिहार के दरभंगा में सावन की पहली मूसलाधार बारिश ने दरभंगा नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। बता दें कि 24 घंटे जनता की सेवा में अलर्ट रहने वाली दरभंगा पुलिस भी नगर निगम की लापरवाही से नहीं बच पा रही। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच सहायक बेता थाना में भी गंदे पानी से अपना डेरा जमा लिया है और यहाँ पर तैनात कर्मियों को इसका दंश झेलना पड़ रहा है। मजबूरी में इस गंदे पानी में जनता की सेवा करने वाले पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी का फर्ज निभा रहे हैं। सहायक बेता थाना के अंदर
और परिसर में कई फीट पानी जमा हो गया है, जिससे थाने का नज़ारा स्विमिंग पूल जैसा हो गया है। दरअसल पिछले 24 घंटे में हुए मूसलाधार बारिश की वजह से नगर निगम के अधिकांश वार्ड, अस्पताल, सरकारी दफ्तर, मुख्य सड़क के साथ साथ शहर के बीचों बीच स्थित सहायक बेता थाने में पानी भर गया है। तो वहीं देखना होगा कि नगर प्रशासन इस मामले पर आगे आकर क्या संज्ञान लेता है। आता है हम लोग इसी में क्या करें, हम इसी में हम लोग को ड्यूटी भी करना पड़ता है। क्या कब ये पानी आया? पानी तो कल ही हटा चुका। अच्छा, आप कैसे रहना मुश्किल है, कैसे रह रहे हैं आप लोग इसमें? किसी तरह इसी में रहना है, ड्यूटी करना है। ड्यूटी करने से तो करना ही पड़ेगा। खाना पीना फिर? खाना पीना अपना उधर उधर खाते हैं और क्या करेंगे, इसी पर बनाता है आदमी, खाता है, क्या करें। सांप बिच्छू का रात में डर नहीं लगता है? हाँ, सांप बिच्छू का क्या करेंगे, डर लगने से क्या है, ड्यूटी तो करना ही होगा। अब डर लगेगा क्या करेंगे, ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। ये हर साल बड़े हर एक साल का ही है। उधर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सावलिया चिकित्सालय में कार्यरत सुविधा कर्मी हड़ताल पर उतरे हैं और बता दें कि ठेकेदार पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं दे पा रहा था। वहीं परेशान कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। कलेक्टर ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए वेतन दिलवाने का आश्वासन दिया। बता दें कि जिले के सबसे बड़े सावलिया चिकित्सालय के ट्रॉलीमैन, गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी तक सभी काम एक ही ठेकेदार को ठेके में दिया जाता है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा पिछले 4 महीने से वेतन नहीं दिए जाने से नाराज कर्मचारियों ने सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। हमारे 4 महीने से पेमेंट नहीं है, ये चौथा महीना लग गया। हमारा ठेकेदार हमेशा 4 महीने होने के बाद ही 1 महीने की पेमेंट डालते हैं, और जब भी हम उनके पास पेमेंट के लिए जाते हैं तो बस यही बोलते हैं हाँ डाल रहे हैं, हाँ डाल रहे हैं। पीएमओ साहब के पास जाते हैं तो पीएमओ साहब भी यही कहते हैं कि हाँ तुम्हारा डाल देंगे हम। कितने पैसे मिलते हैं आपको? 5000 में से। तो साइन कितने पे करवाते हैं? साइन तो नहीं होता सर। नहीं, आपके अकाउंट में आता है पैसा या अकाउंट में आ रहा है? तो अकाउंट में कितना डालते हैं? 5000 डालते हैं। और बाकी कितना रखा है? 8000। यानी 8000 सैलरी 5000 ही डालते खाते। और हमारी समस्या ये है कि हमारी जो सैलरी है वो हमें समय पर नहीं मिलती। 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं आई। उस समस्या को लेकर हम कलेक्टर साहब के पास आए। साथ ही हमें जो सैलरी गवर्नमेंट से आगे दी जा रही है उसमें से हमें काट कर पैसा दिया जा रहा है। 7800 रुपये हमें 6000 रुपये मंथली दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पुलिस थाना पलेरा क्षेत्र अंतर्गत रामनगर में बुजुर्ग में 2 व्यक्तियों की आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदर्रा गांव में महिला गोबर फेंकने जा रही थी, तभी ये आकाशीय बिजली गिरने से बेहोश हो गई और जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलेरा में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। उधर तमिलनाडु के डीएमके पदाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। ट्विटर पर तमिलनाडु से एक फोटो पोस्ट की गई जिसमें एक युवक को राष्ट्रीय ध्वज पर पेशाब करते हुए दिखाया गया है। इसे लेकर बाग पुलिस थाने में सोशल मीडिया पर सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले ग्राम उमरी के युवाओं ने लिखित शिकायती पत्र दिया था। मामले में पुलिस ने डीएमके के पदाधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। बाग थाना प्रभारी जगदीश चंद्र निनामा ने बताया कि मामला बुधवार की रात को दर्ज किया गया है। पुलिस ने तमिलनाडु के ट्विटर अकाउंट होल्डर शफीक नामक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो डीएमके आईटी विंग का पदाधिकारी बताया जा रहा है। आरोपित के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया है। उसके आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि ग्राम उमेरी के सीताराम पुत्र जाम सिंह ने बुधवार को उक्त आपत्तिजनक पोस्ट को देखा था। इसके बाद उसने ये पोस्ट साथियों को दिखाई। इसके बाद सीताराम अपने साथियों के साथ बाग थाने आया और लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। सीताराम ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपित ने देश में नफरत फैलाने के उद्देश्य से अपमानजनक सामग्री के रूप में ध्वज पर पेशाब करने की पोस्ट डाली। उसने ट्विटर अकाउंट पर किसी व्यक्ति का रंगीन चित्र पोस्ट किया है। थाना प्रभारी निराला ने बताया कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2, भादमी 1860 की धारा 153B और आई एक्ट की धारा 67 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। जय हिंद।